ये भारत माता की, भारत माता की। विजय संकल्प यात्रा के आज पूरे कुमाऊं मंडल के पीछे जो लोग हैं तो जिसको बाहर जाना एक बार पहले चले जाइए, नहीं तो मैं 10 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट तक आप बैठे रहिए। जिसको जाना पहले चलेगा, मैं रुक जाता हूं इसमें। किसी को जाना तो नहीं है, सब बैठे रहेंगे बताइए। किसी को जाना हो तो वो चले जाइए। विजय संकल्प यात्रा आज उसके शुभारंभ अवसर पर आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, और हमने हमारी पार्टी ने ये तय किया कि पूरे प्रदेश के अंदर बागनाथ की पवित्र भूमि से, सरयू और गोमती के संगम से, और आप सबका आशीर्वाद लेकर, सबसे पहले आपका आशीर्वाद, भगवान बागनाथ जी का आशीर्वाद, सरयू और गोमती का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हमने इस बागेश्वर की बागनाथ भगवान की पवित्र भूमि को चुना है। इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, ये हमारे गंगा पुत्र हैं। तब मां गंगा के पावन तट से तो पूरे गढ़वाल मंडल के अंदर जो हमारी यात्रा जानी है, उस यात्रा का शुभारंभ हुआ। हमारी पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, और आप सबके इस क्षेत्र से जिनको लगातार आपने आशीर्वाद देकर लोकसभा के अंदर भेजा, आप सबके पैरोकार, लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टंडा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको आप सब लोगों ने लगातार अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है, आदरणीय चंदन रामदास जी, और सतकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भाटिया जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो मेरे समय में जब मैं प्रदेश युवा मोर्चा में था सबसे मेरे साथ काम कर रहे हैं, भाई सिंह मिश्र जी, पूर्व विधायक आदरणीय शेर सिंह गढ़िया जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रसाद टंका जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय सुकर काला जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन बसंती देव जी, और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, जिला महामंत्री भाई राजेंद्र प्रयाग जी, जिला महामंत्री भाई सुरेश कांडपाल जी। हेलो, ये सीन का मिल रहा है ना? यात्रा में जो लगातार यात्रा में रहने वाले आ गया, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। भुवन जोशी जी, भारत भूषण जी, चंदन मिश्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सुरेश सिंह माजरा जी, भाई तरुण दत्ता जी, गोविंद सिंह सरगैया जी, दयाल अठानी जी, हमारे विक्रम साहिब जी, सुरेश गढ़िया जी, हमारे दामू जी, और हमारी दोनों तीनों ब्लॉक प्रमुख एवं सभी उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण, और इस सभा में उपस्थित बहुत दूर दूर से आए हुए सभी उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों और पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर आए,
आपने हमें और हमारी पार्टी को यहाँ पर आशीर्वाद दिया। मैं दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज रैली के आज विजय संकल्प यात्रा के प्रारंभ में मैं इतना विशाल जनसमूह यहाँ पर देख रहा हूँ। कल हमने हरिद्वार में भी इस यात्रा का शुभारंभ किया था। वहां पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा उस यात्रा को वहां पर प्रारंभ किया गया। मैं देख रहा हूं, मुझे पूरा यकीन हो गया है कल की हरिद्वार की विजय संकल्प यात्रा और आज बागनाथ की भूमि बागेश्वर की इस विजय संकल्प यात्रा को देखकर कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप सबका आशीर्वाद एक बार देवभूमि में फिर से आप सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कमल खिलाने का। आप सभी की मौजूदगी बता रही है कि आपने विपक्ष की बकवास को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुना है, जो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूं कि आपके इस आर्थिकता के बदले हम आपको एक विकसित बागेश्वर देंगे और एक विकसित उत्तराखंड देंगे। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक लगातार 500 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं। और केवल फैसले ही नहीं लिए, उनके दस्तावेज भी निकाले और बहुत सारी घोषणाएं करी। उन घोषणाओं में भी हम दस्तावेज निकाल रहे हैं, क्योंकि कई बार उसकी प्रक्रिया होती है, जो छोटी छोटी घोषणाएं जो आवश्यकता अनुसार होता है। हमारे सभी साथीगण कहते हैं कि आप घोषणाओं को कर दीजिए, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, वहां से पत्र आता है, पहले उसका घोषणा का दस्तावेज बनता है, उसके बाद उस क्षेत्र से उसकी डीपीआर लगाई जाती है, उसका पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है, उसका समय लग रहा है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी हमने घोषणाएं की है, हम सभी घोषणाओं के साथ साथ निकालेंगे। और हमने इस क्रम में तमाम सारी घोषणाएं पहले भी की थी। जैसे यहाँ पर आंदोलनकारियों की बात आ रही, हमने कहा था आंदोलनकारियों का उनकी पेंशन बढ़ाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से 2 दिन पहले आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ने का दस्तावेज निकल गया है। जिनकी 3100 रुपए थी, उनकी हमने 4500 की थी, और जिनकी 5100 रुपए थी, उनकी हमने 6000 रुपए करी थी। इसी प्रकार से हमने जो आश्रित है, पति या पत्नी में से कोई भी आंदोलनकारी है, तो हमने उनको भी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की थी, उसकी भी घोषणा की थी, उसका भी हमने दस्तावेज निकाल दिया है। हमने पिछले दिनों कहा था हम आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। हमने कहा था हम आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। हमने कहा था हम उत्तर कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। हमने कहा था हम भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने कहा था हम पीआरटी जवानों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने कहा था कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए या हम ग्राम प्रधानों का उनका भी हम मानदेय बढ़ाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वालों का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने सभी के दस्तावेज निकाल दिए हैं। जितने भी हमने घोषणाएं करी थी, सबके दस्तावेज निकल रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पीछे में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में मैंने एक घोषणा करी थी कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना प्रारंभ करेंगे। और यह योजना उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सारी ग्राम पंचायतों में हम एक ओपन जिम खोलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उसके लिए सारे पैसे का इंतजाम कर लिया है, उसका भी हमने दस्तावेज निकाल लिया है। हमारे दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भूषणलाल जी बैठे हैं। ये अपनी अपनी विधानसभा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने कहा है कि आप पहले एक गांव हर ब्लॉक का बताइए। एक गांव आप बताएंगे, जिस गांव में भी आप बताएंगे, सबसे पहले हम उन गांव में ओपन जिम खोलने का काम करेंगे। उसी की तर्ज पर हर गांव में ओपन जिम खोले जाएंगे। हम उत्तराखंड को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने वात्सल्य योजना प्रारंभ करी थी। हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां कोरोना से माता पिता या उनके घर से जो भी कमाने वाला माता या पिता में से किसी की अगर मृत्यु हो गई है,
तो उन बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 3,000 रुपए की धनराशि प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए दिए जाने की हमने व्यवस्था की है। महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ करी है। नौजवान भाइयों को जैसे मदद जी भी बता रहे थे कि हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और ये भर्ती की प्रक्रिया ही प्रारंभ की गई है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीनों में सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो 24,000 पद जो लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे भर दिए जाएंगे। हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे और भी फैसले लिए हैं। हमने 5,60,000 लोगों को सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में इस कोरोना महामारी में राहत का पैकेज देने का काम किया है। उसमें चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हो, या राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हो, पुलिस विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हो, या हमारी स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठनों में काम करने वाली हमारी बहनें हो, महिला मंडल दल हो, युवक मंडल दल हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, सहायक ग्राम विकास अधिकारी हो, हमने कोई ऐसा तबका नहीं है, पीआईडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, जिन्होंने भी इस कोरोना महामारी में काम किया है। हमने कोविड राहत पैकेज सभी को देने का काम किया है, साथ में हमने प्रोत्साहन का भी काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास इस समय में संकट है, सरकार के पास नहीं, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा जो राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। महामारी के समय में राजस्व कम आया, लेकिन हमने तय किया कि ये सरकार आपकी सरकार है, ये सरकार आपकी साझेदार है, ये सरकार आपकी सहयोगी है। सरकार के पास संकट है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इसलिए हमने 5,60,000 लोगों को राहत का पैकेज सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। मैं आज किसी अखबार में एक छोटा सा बयान पढ़ रहा था अपने कांग्रेस मित्रों का। मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमने कैबिनेट के माध्यम पर सरकार जो है यू टर्न लेगी। हमने तय किया था, मैंने 15 अगस्त को ये घोषणा करी थी कि हम अपने सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले या महाविद्यालय में पढ़ने वाले, सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को इस कोरोना की महामारी के समय में जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाई लिखाई करने में बहुत दिक्कत हुई, ऑनलाइन क्लासों में दिक्कत हुई, उनको आगे भविष्य में दिक्कत न हो, उनको हम सब मुफ्त का हम टैबलेट उपलब्ध कराएंगे, जिससे बच्चे हमारे इधर मुख्य धारा में आकर पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। लेकिन लंबा समय थोड़ा लग गया, क्योंकि उसकी टेंडर की प्रक्रिया बहुत सारी जगह पर इतने सारे टैबलेट मिल नहीं पा रहे। हमने बहुत सारी कंपनियों से बात करने की कोशिश करी, हमने टेंडर की प्रक्रिया भी करी, लेकिन अब क्योंकि नया सेशन भी आने वाला है, तो हमने तय किया कि हम स्कूलों के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाएंगे, हम सीधे बच्चों के उनके बैंक खाते खुलवाकर डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधे पैसा डालेंगे और वो टैबलेट खरीदवाएंगे जल्दी से जल्दी। हमने तय किया है कि अगले 10 दिनों में हमने टैबलेट की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चुनाव को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे जो विपक्षी दल है, जो सैनिकों के बारे में कहते थे, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं जानता हूं सेना के लोग कैसे काम करते हैं, सेना के लोगों को कितनी परेशानी होती है। और हमारा ये उत्तराखंड वीर भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है। आज हम जनरल रावत का भी मुझे हर समय स्मरण आ रहा है, क्योंकि अभी उनकी 13वीं नहीं हुई, कल उनकी 13वीं है। अभी कांग्रेस पार्टी की रैली हुई है और उस रैली में उन्होंने बड़ा चित्र लगाया था मंच पर जनरल रावत का, जनरल बिपिन रावत जी का चित्र लगाया था। और आज से कुछ साल पहले यही पार्टी थी जो कहती थी कि ये जनरल रावत गली के गुंडे हैं, चौराहे के गुंडे हैं। और आज राजनीति के चक्कर में चुनाव सामने लेकर उनका एक पोस्टर लगाने को मजबूर हो गया। शर्म आनी चाहिए उनको, जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, सेना
सैनिकों की मांग थी, उसको कभी पूरा नहीं किया। ये 40 साल रुकी हुई पुरानी मांग अगर किसी ने पूरी की तो जो सैनिकों का दर्द समझ सकता था, जो राष्ट्रभक्त भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्शन लागू करी। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर मैं जानता हूं, मेरा बचपन हमारे भंडारी जी वहां बैठे देखने वाला, मैं जानता हूं कि एक सैनिक के जीवन में कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानियों में वो जूझते हैं, बॉर्डरों पर जूझते हैं, -40 तापमान पर काम करते हैं, जहां बर्फ जमी होती है। हमारे यहाँ अगर 3-4 डिग्री माइनस तापमान हो जाता तो कैसी सुसु होती है आपको, अगर जाता ना बाहर अगर जाते हैं नहीं चलते हैं। अब आप सोचिए जो -40 तापमान पर काम करते होंगे वहां कैसा होगा। ऐसे लोग जो बर्फ में काम करते हैं सेना के लोग, उनको लंबे समय से मांग थी कि उनके अच्छे बूट होने चाहिए, उनके अच्छे जैकेट मिलने चाहिए, उनको अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, अच्छे हथियार मिलने चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, जैसा अनुराग जी कह रहे थे, 55 सालों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और इन 55 सालों में भी एक परिवार का शासन रहा है। इनको कभी सैनिकों की याद नहीं आई। और जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने कोई काम किया तो हमारे इन सैनिक भाइयों के लिए, उन सैनिकों के लिए वो बूट खरीदवाने का काम किया, उनके अच्छे जैकेट खरीदवाने का काम किया, अच्छे हथियार खरीदवाने का काम किया, जो फाइलें रुकी हुई थी उन फाइलों को स्वीकृति देने का काम किया। पहले क्या होता था, हमारे सैनिक जो सीमाओं पर काम करते हैं, हमारी देश की रक्षा के लिए जूझते हैं, आतंकवादी गतिविधियां होती थी, सीमा के पार से दुश्मन की गोली आती थी तो इंतजार करना पड़ता था। पहले जो टुकड़ी वहां काम कर रही होती है, जो सीमा पर कर रहे होते थे, वो कहते थे सीओ साहब को बताइए, सीओ साहब बताते थे ब्रिगेडियर साहब को, और ब्रिगेडियर साहब बताते थे डिप में जाकर, जो सैनिक होंगे वो जानते होंगे डिप क्या होता है, और डिप वाले कहते थे उसको कमांड में बताइए, और कमांड से जाकर मंत्रालय में जाता था और इसमें कई दिन लग जाते थे और इसमें हमारे सैनिकों की कितनी शहादत हो जाती थी, कितने बलिदान हो जाते थे, देश के लिए निछावर हो जाते थे। लेकिन वहां से ऑर्डर दिया आता था। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले तय किया, उन्होंने कहा जब सीमाओं पर युद्ध हो रहा होगा, सीमाओं पर गोली चल रही होगी या दुश्मन की गोली आ रही होगी तो उसका जवाब देने के लिए यहां से नहीं पूछा जाएगा। अब दुश्मन की गोली का जवाब देना होगा तो वहीं पर खड़े हुए सैनिक गोली का जवाब गोली से देंगे। लगातार सेना ने मनोबल को बढ़ाने का काम किया, चाहे आप गलवान की घटना हो, चाहे गलवान का युद्ध हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, सेना का मनोबल लगातार बढ़ा है। सेना पहले भी बहादुर थी, सेना अदम्य साहस और वीरता का हमेशा परिचय देते आई है। भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना है, लेकिन उसके मनोबल को गिराने का काम हमेशा उस पार्टी ने किया जिसने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया। 55 वर्षों तक जिन्होंने राज किया उन्होंने कभी सैनिकों की और सैनिक परिवारों की चिंता नहीं करी। अब चुनाव आ गया तो पोस्टर भी लगा रहे हैं, सैनिकों का झूठा सम्मान भी कर रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड के सैनिक सब राष्ट्रभक्त हैं, वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हमने देखा है, वो जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी किस भाव से देश की रक्षा कर रहे हैं, किस भाव से देश को विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस डबल इंजन की सरकार ने, मैं आपको बताते हुए खुशी होगी, हमारे जो प्रतिनिधि इस मंच पर बैठे, इन प्रतिनिधियों ने लगातार आप सबकी मांग थी कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन आनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब उसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपया भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में आपको टनकपुर से बागेश्वर की रेल की यात्रा आपको मिलेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में केवल डीपीआर ही नहीं बन रही है, रेल की पटरियां भी जल्दी बन जाएंगी। जैसे आज पहाड़ के अंदर कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, बड़ी बड़ी सुरंगों के बीच में से रेल लाइन पहाड़ों के बीच में से निकाली जा रही है।
अभी भरत जी कह रहे थे, वो पता नहीं किसका विकास उन्होंने किया 55 सालों में, हमें पता नहीं वो कहीं दिखता भी है कि नहीं दिखता, लेकिन मोदी जी का विकास दिखता है। चाहे आज हम और वेदर रोडों की बात करें, भारत माता श्रृंखला की रोडों की बात करें, या मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात हो, यही अरोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, यही पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स दूसरा खुल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए उन्होंने हमको एम्स की भी सौगात दे दी है। जल्दी हमको जंगलाजीबाग भी मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे काम मैं यहां से गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास चल रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, मैं आज से 5 दिन पहले बनारस गया हुआ था, वाराणसी गया था। वहां पर पहले गंगा के घाट में जाते थे तो गंगा के घाट का जल लेकर काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में आने का कोई रास्ता नहीं था, और मंदिर के अंदर जाने का इतना संकरा रास्ता हुआ करता था। आज उसके अंदर जाने के लिए हाईवे बन गया है, और कोई भी भक्त, कोई शिव भक्त वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता है, गंगा का जल चढ़ाना चाहता है, तो सीधे घाट से लेकर गंगा जल मंदिर में चढ़ा सकता है। इतना बड़ा रास्ता बन गया है। ऐसा कॉरिडोर बना है तो अहिल्याबाई होटल में 350 साल पहले वहां पर उस मंदिर का निर्माण किया था, उसके पुनर्निर्माण के काम करवाए थे। उसके बाद उसके बीच में कोई ऐसा आया नहीं जिसने काशी का विश्वनाथ भगवान का ऐसा कॉरिडोर बनाने का कभी स्वप्न नहीं सोचा हो। ये काम भी अगर संभव हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। भगवान राम का मंदिर, जिस भगवान रामलला के बारे में यहाँ बागेश्वर के लोगों ने भी जो है उसमें अपना योगदान दिया था, कहां सेवा करी थी, सब सोचते थे, सब कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इतनी सरकारें आती गई जाती गई, संभव नहीं हो पाया। अगर ये संभव हुआ, आज भगवान राम का अलौकिक राम मंदिर बनने की प्रक्रिया भी वहां पर जन्मभूमि स्थान पर प्रारंभ हो गई है, और ये भगवान राम का मंदिर विश्व प्रसिद्ध स्थान बनने वाला है। आप देखिए केदारनाथ जी का 400 करोड़ रुपए की धनराशि से वहां पर निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है, तीसरे चरण का काम अप्रैल में शुरू होने वाला है। इसके बाद बद्रीनाथ जी का वहां के करीब 250 करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में हमारे सारे धाम, सारे मंदिर, सारे धार्मिक स्थल, इन सभी को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब इनकी सरकारों में किसको बढ़ाने का काम हुआ, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, आप सब लोग समझदार है। इन्होंने स्वयं का विकास किया, परिवार का विकास किया, और देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। अभी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत की जीत का दिवस पर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी विजय थी जिसको सेना ने प्राप्त किया। 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए भारतीय सेना ने मजबूत कर दिया। उस विजय दिवस के अवसर पर मैं एक सैनिकों के कार्यक्रम में था, तब हमने देखा कि सेना हमेशा से अदम्य साहस और वीरता का हमारा काम करती रही है, लेकिन सेना के मनोबल को अगर बढ़ाने का काम हुआ है तो पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। आज देश आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी का इस प्रकार से हमारे साथ लगाव है। उत्तराखंड की धरती से जो उनका विशेष रिश्ता है, कर्म और मन का रिश्ता है, इस कर्म और मन के रिश्ते को हमें आगे बढ़ाना है। आप सबके बीच में आज आप सबका हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कांग्रेस के नेता उत्तराखंड का विकास करने के वादे करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन जब इन्हें सत्ता प्राप्त थी, इन्होंने काम नहीं बल्कि उस समय कारनामे किए थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनके राज में घटनाओं की सूची इतनी लंबी है, अगर उसे लिखना शुरू किया जाए तो 1 वर्ष बीत जाएगा, वो घटने पूरे नहीं होंगे। इन्हें केवल और केवल सत्ता का लोभ है,
राज्य की जनता से कोई इनका लेना देना नहीं है। और मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, हालांकि मैं किसी का माहौल कभी नहीं हुआ। आज कुछ नेता जो उत्तराखंड निर्माण का ही विरोध कर रहे थे और आज कह रहे हैं कि मुझे उत्तराखंडियत से लगाव है। मैं भी आप ही के बीच में पैदा हुआ हूं। ये दिसंबर जहां पे विधायक वहीं पैदा हुआ मैं। ऐसा कहा कि वहां की सड़क भी नहीं बन रही हुआ। अब हमने धीरे धीरे दिसंबर में प्रस्ताव किया जाता है। नहीं पता बना दिया। असली उत्तराखंडियों को जानते हैं, अच्छे सैनिकों को जानते हैं, उनके दर्द को जानते हैं और उनका मर्म समझते हैं, दर्द समझते हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। मुझे जितना भी समय मिला है मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित करें, अपने उत्तराखंड को समर्पित करें। भाइयों बहनों, देवभूमि की देवतुल्य जनता ने जो लोग सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, सेना का अपमान करते हैं, हमारे जनरल रावत का अपमान करते हैं, उनको पहले भी उचित स्थान दिखाया है कि आपका स्थान कहां है और इस बार की जनता इनको सबक सिखाएगी। उत्तराखंड की जनता अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। ये जनता इस बार कांग्रेस का पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हासिल करेगी। ये मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं आप सब लोगों के आशीर्वाद के बारे में। इन लोगों ने न तो कभी प्रदेश का सम्मान किया, न ही प्रदेश की जनता का, न ही उन्होंने देवभूमि के तीर्थों का सम्मान किया, न उनका कोई भी निर्माण कार्य किया और न ही हमारे सैनिकों का। तीर्थ तभी आ जाते हैं जब चुनाव आते हैं। वीर सैनिक हमें पहले उनके लिए गली के गुंडे थे, दुष्कर्मी थे। आप चुनाव आ गया तो उनको सैनिकों के लिए आ गए। मोदी जी को क्या गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी काशी में, बनारस में मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे थे। उसका चित्र आता है, पूरे देश में जाता है, क्योंकि वो गंगा भक्त है। जब वो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने यहां बुलाया है। तो मोदी जी ने गंगा में स्नान करने को लेकर केदारनाथ भगवान में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, 400 करोड़ की योजनाओं का, बद्रीनाथ का निर्माण कर रहे हैं, हमारे सारे धामों का निर्माण कर रहे हैं, हमारे यहाँ की सड़क बना रहे हैं, राम जन्मभूमि में राम का मंदिर बना रहे हैं। तो कहते हैं बनाना नहीं चाहिए, मोदी जी की आलोचना करते हैं। बताइए आप लोग उसको ठीक मानते हैं क्या? क्या मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी को राम मंदिर बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? जरा जोर से बोलिए अभी आप। ये मोदी जी तक की आवाज आएगी कि आप लोग दावे करो कि भगवान बागनाथ की भूमि से उनका समर्थन कर रहे हैं। मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए था? तो मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अंत में ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाले संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम जितों मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपके आशीर्वाद को लेकर इसका नाम दिया विजय संकल्प, विजय संकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए विजय संकल्प हमारा पूरा होगा, ये हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और मैं कह रहा हूं कि यात्रा, मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं मुख्य सेवक हूं, आप सबका बेटा हूं, आप सबके बीच से हूं, हमारे मंच पर हमारे सभी नेता में बैठे हुए। ये यात्रा ही लोगों की यात्रा नहीं है, ये यात्रा केवल पुष्कर सिंह धामी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में रखा है, उस ध्वज को हमें अंतिम गंतव्य तक पहुंचाना होगा। हमें केवल और केवल आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए, जिसके दम पर हम अपने विकसित उत्तराखंड का सब सब करके दिखाएंगे। जो हमारे मोदी जी का विजन है, उनकी अपेक्षा है हमसे कि जब हम 25 वर्ष के होंगे, यानी उत्तराखंड राज्य जब अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होंगे।
उसके लिए हमने विचारों की श्रृंखला प्रारंभ की है। हमने सभी लोगों के विचार उसमें आमंत्रित किए हैं। सारे विभागों को हमने कहा है कि हमारे अपने अगले 10 सालों का आप उनको ब्लू प्रिंट दीजिए और उस ब्लू प्रिंट के आधार पर हमारी सरकार योजना बना रही है, उसको धातु पर क्रियान्वित करने की योजना बना रही है। आप सबका आज इस विजय संकल्प रैली में आने के लिए मैं अनेकों बार आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे साथ जोश के साथ बोलिए, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।